हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मार्केटिंग। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, और सिर्फ आपको ये नहीं आइडेंटिफाई करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बल्कि अगर आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ना है। आपकी इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग यूनिट क्रिएट कर दिया है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक ही प्लेलिस्ट में रख दिया है। दूसरा हमने प्लेलिस्ट बनाया है कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू, जिसमें हमने जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हमने अलग अलग टॉपिक्स को लेके एक अलग से प्लेलिस्ट बना लिया है, जिसको हमने बोला है कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी हमने यूनिट वाइज जो भी प्लेलिस्ट है, जैसे हमने देखा है कि पेपर 2 में 10 यूनिट है, तो हर यूनिट वाइज हमने टॉपिक को प्लेलिस्ट में कर दिया है आपके लिए। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन है वो भी हम वहाँ पे प्रोवाइड आपको कराते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन डिजाइनिंग द मार्केट ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको चैनल डिजाइन डिसीजन से क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सा स्टेप्स है जो कि चैनल डिजाइन डिसीजंस में लिया जाता है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। नो व्हाट कस्टमर्स वांट, डिटरमाइन कॉस्ट, रिव्यू अजम्पशंस, डिसाइड ऑन द आउटलेट, कंपेयर अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंट चेंजेस। तो मैंने आपको चैनल डिजाइन डिसीजन में बताया था कि एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मार्केटिंग चैनल को किस तरीके से सेटअप करता है। सबसे पहले वो ये जानता है कि कस्टमर की वांट क्या है। मतलब है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है जब एक मार्केटिंग चैनल को सेटअप करता है तो जो भी डिसीजन लेता है उसे हम डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कहते हैं या फिर चैनल डिज़ाइन डिसीजन कहते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो ये जानना चाहता है कि एक कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल से या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। व्हाट कंज्यूमर वांट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे प्रोडक्ट की वैरायटी कस्टमर को कितनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, कस्टमर किस लोकेशन पे जाके प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, कन्वीनियंस कितना देखता है कस्टमर। ये सब सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। यानी नो व्हाट कस्टमर्स वांट, सबसे पहले ये देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, तो ये आप ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड होता है डिसाइड ऑन द आउटलेट। डिसाइड ऑन द आउटलेट का क्या मतलब है कि जो भी मार्केटिंग चैनल एक मैन्युफैक्चरर अपनाता है क्या वो डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। मतलब डायरेक्ट तरीका अपनाएगा या इनडायरेक्ट। जनरली इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करता है जिसमें अलग अलग लेवल्स आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये अलग अलग लेवल्स आ सकते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, डिसाइड ऑन द आउटलेट यानी 4। तो बाकी ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ आंसर नहीं पता करना है बल्कि सारे कॉन्सेप्ट को देखना है। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो ये जानेगा कि कंज्यूमर एक मार्केटिंग चैनल से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, तो कंज्यूमर क्या चाहता है वो हम देखेंगे। उसके बाद आउटलेट्स के बारे में डिसीजन लेगा कि कितने लेवल्स होंगे, 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा या 3 लेवल होगा। तीसरा आता है डिटरमाइन द कॉस्ट। डिटरमाइन द कॉस्ट मतलब जितने लेवल्स होंगे उसके हिसाब से कॉस्ट भी डिटरमाइन कर सकता है। उसके बाद जो भी अल्टरनेटिव्स होंगे उनको कंपेयर किया जाएगा। फिर फिफ्थ होगा रिव्यू, और लास्ट में हम जो भी चेंजेस हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये मैंने चैनल डिज़ाइन डिसीजन को डिटेल में डिस्कस किया है। मैं चाहूँगा कि आप मार्केटिंग का जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा देखें ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है।
यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। कई बार हमने जल्दी में क्वेश्चंस को गलत रीड कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चैनल मेंबर्स इज कॉज्ड ड्यू टू चैनल मेंबर्स इन्फ्रिंज ऑन द मार्केट टेरिटरी ऑफ अदर इंटरमीडिएरीज एट डिफरेंट लेवल। नेक्स्ट है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू इंटेंस प्राइस कॉम्पिटिशन, disagreement about promotional activities, attempts to bypass intermediary and distribute direct, differing expectation as to change or intermediary performance. थर्ड है हाइब्रिड चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यू टू ग्रे मार्केटिंग। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सेकंड, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। थर्ड, हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और फोर्थ, ग्रे मार्केटिंग क्या है। अगर चारों टर्म्स के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो एक बार सारे टर्म्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, ए और बी मान लेते हैं, और ए और बी दोनों जो हैं वो एक कार डीलर हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। तो जब सेम लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट की। ये वर्टिकल लाइन है, ए और बी मान लेते हैं। यहाँ पे चैनल जो है वो सेम होगा लेकिन लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मैकडोनल्ड का आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर मैकडोनल्ड के स्टाफ और मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इसे हम वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल में ध्यान रखना सेम लेवल पे होता है और वर्टिकल में डिफरेंट लेवल पे होता है। तीसरा है हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है, एक तरीके का मिक्स होता है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एक मिक्स होता है। जब एक मैन्युफैक्चरर डिफरेंट मार्केटिंग चैनल का इस्तेमाल करता है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट मार्केट चैनल। जब एक मैन्युफैक्चरर डिफरेंट मार्केट चैनल का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे हाइब्रिड चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ग्रे मार्केटिंग क्या है। ग्रे मार्केटिंग बेसिकली ये है कि जब एक इंटरमीडिएट जो है वो प्रोडक्ट को लीगली सेल करता है बट आउटसाइड ऑफ द ब्रांड परमिशंस। प्रोडक्ट को जो सेल कर रहा है वो तो लीगली करता है लेकिन ब्रांड के परमिशन के बिना करता है। फॉर एग्जांपल एक इंटरमीडिएरी है एक्स है, अब वो आईफोन सेल करता है इंडिया में, सपोज कर लेते हैं इंडिया में सेल करता है। अब ये आईफोन सेल करता है, ये तो लीगल है। अब ये क्या करता है कि ये दुबई से आईफोन को इंपोर्ट कराता है, उसके बाद इसको इंडिया में सेल करता है टू मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसे हम ग्रे मार्केटिंग कहेंगे। ग्रे मार्केटिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि दुबई में आप जानते हो कि इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा लो कॉस्ट पे फोन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे सस्ता खरीदता है और यहाँ पे महंगा बेचता है। जबकि हो सकता है कि इस एक्स को इस चीज़ की परमिशन ना हो, तो यहाँ पे जो फ़ोन बेच रहा है वो तो लीगली है, लीगली सोल्ड कर रहा है, लेकिन आउटसाइड दी ब्रांड्स परमिशन, ब्रांड के परमिशन के बिना कर रहा है। तो जनरली जो कॉमन ग्रे मार्केट गुड्स होती हैं उनमें कैमरास, कार, वॉचेस, ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो अब एक बार वापस से जो भी स्टेटमेंट हैं उनको इवेल्युएट कर लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चैनल मेंबर्स is caused due to channel members infringe on market territory of other intermediaries at different level। ये देखो यहाँ पे आपको क्लू दिया गया था। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सेम लेवल पे होता है, अभी मैंने आपको समझाया। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में 1 है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो एक ही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने से आपका आंसर मिल गया, लेकिन आपको बाकी के बारे में भी जानना होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर लेते हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉज ड्यू टू इंटेंस प्राइस कंपटीशन। देखिए इंटेंस प्राइस कंपटीशन की वजह से भी होता है। प्रमोशनल एक्टिविटीज में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसके वजह से भी हो सकता है। और भी काफ़ी रीज़न यहाँ पे दिए गए, ये सारे रीज़न हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट के। अगर आप वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप सारी चीज़ें उसको देख सकते हो। हाइब्रिड चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ग्रे मार्केटिंग की वजह से ही होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज वेडेड बाय अ मैन्युफैक्चरर दैट थ्रेटन टू विड्रॉ अ रिसोर्स और टर्मिनेट अ रिलेशनशिप इफ इंटरमीडियरीज फेल टू कोऑपरेट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पावर है जो एक मैन्युफैक्चरर यूज करता है इंटरमीडियरीज को कोऑपरेट कराने के लिए, यानी इंटरमीडियरी से वो काम कराने के लिए उसको धमकी देता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम जो भी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं, जो भी रिलेशन आपके साथ है, वो सब हम तोड़ देंगे। ऑप्शन है कोअर्सिव पावर, सेकंड है लेजिटिमेट पावर, थर्ड है एक्सपर्ट पावर, फोर्थ है रेफरेंस या फिर रेफरेंट पावर भी इसे कहते हैं। तो मैंने आपको चैनल पावर के बारे में पढ़ाया है। चैनल पावर क्या होता है? चैनल पावर बेसिकली मैन्युफैक्चरर के हाथ में होता है और जब भी वो अपने इंटरमीडिएट से कुछ कराना चाहता है, कुछ एक्शंस लेना चाहता है, उनके बिहेवियर को अल्टर करना चाहता है, या आप सिंपल कह सकते हो कि मॉडिफाई कराना चाहता है, या फिर वो कुछ कहना चाहता है ताकि जो भी इंटरमीडिएट्स हैं वो उनकी बातों को सुने, तो उसे हम चैनल पावर कहते हैं। और चैनल पावर होता है मैन्युफैक्चरर के हाथ में ताकि वो अपनी बात को मनवा सके। अगर उसके पास चैनल पावर ही नहीं होगा तो इंटरमीडिएट्स उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं। तो बेसिकली 5 तरीके के चैनल पावर हैं मैन्युफैक्चरर के हाथ में। फर्स्ट है कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरर तब करता है जब वो ये कहता है कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे, आप कोऑपरेशन अगर नहीं करोगे, तो हम आपकी जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी रिलेशन उसको तोड़ देंगे। बेसिकली कोअर्सिव पावर में जो मैन्युफैक्चरर है वो इंटरमीडियरी को धमकी देता है, थ्रेटन करता है कि अगर आप कोऑपरेशन नहीं करोगे हमारे साथ तो हम आपको जो भी रिसोर्सेज दे रहे हैं वो वापस ले लेंगे या फिर रिलेशनशिप जो है वो तोड़ लेंगे। नेक्स्ट है लेजिटिमेट पावर। जब मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी इंटरमीडिएट से ये कहता है कि हमने आपके साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर आप ये नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम आप पे केस वगैरह कर सकते हैं। यानी कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो आपसे काम कराने की कोशिश करता है, आपसे यानी इंटरमीडिएट से। नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर का क्या मतलब है कि जब मैन्युफैक्चरर के पास कोई स्पेशलाइजेशन होता है और उस स्पेशलाइजेशन को जो भी इंटरमीडियरी है वो वैल्यू करता है या फिर इम्पोर्टेंस देता है, तो उसे हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं। फोर्थ है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का क्या मतलब है कि जब इंटरमीडियरी के अंदर एक प्राउड एलिमेंट हो, यानी कि जब मैन्युफैक्चरर इतना रिनाउंड होता है, इतना ब्रांड इतना उसका फेमस होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनसे जुड़ के ही वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। जैसे टाटा हो गया, एप्पल हो गया। अगर कोई भी इंटरमीडियरीज इन मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने आप को काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हम एक रेनाउंड ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे हम रेफरेंट पावर कहते हैं। एक और पावर होता है जो यहाँ पे नहीं दिया है, जिसे हम कहते हैं रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का क्या मतलब है कि जब मैन्युफैक्चरर अपनी बात को मनवाने के लिए या फिर कोऑपरेशन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है हर बार जब एक इंटरमीडिएट उसके काम को करता है या फिर जो भी कोऑपरेशन है वो कोऑपरेट करता है, तो उसके बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पावर है जिसमें मैन्युफैक्चरर जो भी इंटरमीडिएट है उसको धमकी देता है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, तो हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको विड्रॉ कर लेंगे या फिर जो भी रिलेशनशिप है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो इसे हम कोर्सिव पावर कहते हैं। चैनल पावर के बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टेक बोथ
title to and possession of the goods from the preceding member and channelize them to the subsequent members। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडियरीज हैं जो कि टाइटल और पोजीशन दोनों गुड्स का अपने पास रखते हैं और आगे फ्यूचर में उसको सब्सिक्वेंट मेंबर्स को दे देते हैं। टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल का मतलब है ओनरशिप। सपोज कर लो कि आपने कोई कार परचेस कर लिया तो ओनरशिप आपके पास चली जाएगी। पोजीशन का क्या मतलब है कि वो कार किसके पास है। जाहिर सी बात है, अगर आप कार परचेस करोगे तो ओनरशिप भी आपके पास होगी और कार भी आपके घर में रखा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट है जो कि गुड्स का टाइटल भी लेता है और पोजीशन भी लेता है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मेंबर, पिछले मेंबर से लेता है और आगे सब्सिक्वेंट मेंबर यानी फ्यूचर में जो मेंबर बनने वाला है उसको ट्रांसफर कर देता है। ऑप्शन है एजेंट इंटरमीडियरीज या मर्चेंट इंटरमीडियरीज। क्या ओनली ए सही है या ओनली बी सही है या बोथ ए एंड बी सही है या फिर नाइदर ए नॉर बी सही। तो मैंने आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया था कि देखिए, एक होता है मैन्युफैक्चरर। आप सभी जानते हैं कि कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा और कोई क्या होगा, उसको यूज़ करेगा, कस्टमर्स। और अगर मैन्युफैक्चरर किसी लिंक का इस्तेमाल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, किसी लिंक का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे अगर एक लिंक का इस्तेमाल करेगा तो उसे हम एक लेवल कहेंगे और अगर दो लिंक का इस्तेमाल करेगा तो टू लेवल कहेंगे। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है एजेंट इंटरमीडियरीज और सेकंड होता है मर्चेंट इंटरमीडियरीज। एजेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे ब्रोकर हो गया या फिर मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या फिर कोई सेल्स एजेंट हो सकता है। एजेंट क्या करता है, ओनरशिप कभी नहीं लेता। आप किसी भी ब्रोकर्स देखो, लैंड ब्रोकर्स जो होते हैं वो क्या जमीन को खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी लैंड ओनर होता है और जो परचेस करने वाला बंदा होता है उसको वो मिलाने का काम करता है। तो यहाँ पे एजेंट इंटरमीडिएट भी वही काम करता है, वो कस्टमर्स को सर्च करता है और जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे मिलवा देता है, कभी भी वो टाइटल नहीं लेता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एजेंट इंटरमीडिएट कौन हो सकता है, ब्रोकर हो सकते हैं, सेल्स एजेंट हो सकते हैं या कोई मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। और ये लोग कभी भी जो भी गुड्स है उनका टाइटल और पोजीशन कभी भी नहीं लेते हैं। सिर्फ वो कस्टमर को मैन्युफैक्चरर से मिलाने का काम करते हैं और बदले में कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं। दूसरे होते हैं मर्चेंट इंटरमीडियरीज। अब ये कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपने होलसेलर सुना होगा, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। ये क्या है, मर्चेंट इंटरमीडियरीज हैं। ये आपके गुड्स के टाइटल भी लेते हैं और पोजीशन भी लेते हैं और आगे इसको रीसेल कर देते हैं, जो भी कस्टमर हैं उनको वो रीसेल कर देते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से इंटरमीडियरीज हैं जो कि पोजीशन और टाइटल दोनों भी गुड्स के लेते हैं और फर्दर उसको सब्सिक्वेंट मेंबर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो होते हैं मर्चेंट इंटरमीडियरीज। ध्यान रखिएगा, एजेंट इंटरमीडियरीज कभी भी गुड्स का टाइटल या पोजीशन नहीं रखते और मर्चेंट इंटरमीडियरीज ही वो होते हैं जो कि गुड्स का टाइटल और पोजीशन रखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चैनल अल्टरनेटिव्स इज नॉट टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ये कि यहाँ पे असेस लिखा है, आप इसको सिंपल करके इवेल्युएट भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार टर्म्स को चेंज कर दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि जब हम चैनल अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं तो किस बेसिस पे हम नहीं करते हैं। आपके ऑप्शन है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कंट्रोल क्राइटेरिया, एडाप्टिव क्राइटेरिया या फिर एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि चैनल अल्टरनेटिव्स क्या है। अब एक सिंपल सी बात समझो, एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उसे अगर किसी भी मार्केटिंग चैनल का इस्तेमाल करना है तो जाहिर सी बात है वो बेस्ट अल्टरनेटिव्स को ही सेलेक्ट करेगा, है कि नहीं। नॉर्मल चीज़ है, जब एक मैन्युफैक्चरर किसी भी मार्केटिंग चैनल को अडॉप्ट करना है तो उसे वो बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा जो भी
अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें वो इवैल्यूएट करेगा, और इवैल्यूएट भी वो किसी बेसिस पे करेगा, किसी भी आधार पे ही उसको इवैल्यूएट करेगा। तो फर्स्ट जो बेसिस है वो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया का क्या मतलब है? लो कॉस्ट। अगर जो भी इंटरमीडिएट वो यूज कर रहा है अगर वो लो कॉस्ट नहीं है तो क्या वो उसको अडॉप्ट करेगा? नहीं करेगा। सपोज कर लेते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो कुछ इन्वेस्ट करेगा और वो कुछ रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेगा, तो इस चीज़ों को देख के ही वो डिसीजन लेता है। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है उन सब में से। सेकंड होता है कंट्रोल क्राइटेरिया। कंट्रोल क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि जब एक मैन्युफैक्चरर किसी भी मार्केटिंग चैनल को चुनता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा कंट्रोल उसके पास चला जाता है। तो मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है उसके हाथ में हो, तो चैनल अल्टरनेटिव्स को असेस करने के लिए वो कंट्रोल क्राइटेरिया का भी इस्तेमाल करता है। थर्ड होता है एडाप्टिव क्राइटेरिया। एडाप्टिव क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि प्लेस, जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लिया जाता है। जैसे प्राइस की बात करूं मैं, तो प्राइस कभी भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर एक मार्केटिंग चैनल को एक मैन्युफैक्चरर ने अडॉप्ट कर लिया तो उसे तुरंत रातों रात चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब भी एक मैन्युफैक्चरर किसी भी मार्केटिंग चैनल को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो ये देखना चाहता है कि कल को फ्यूचर में कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो गया तो वो जो मार्केटिंग चैनल है क्या वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, यानी कि फ्यूचर में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए वो तैयार है कि नहीं है, वो अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता उन चेंजेस को अपने साथ। तो एडाप्टेबिलिटी भी एक क्राइटेरिया है। एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया नहीं है चैनल अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ आपसे पूछा है कि द चैनल अल्टरनेटिव्स इज नॉट टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम चैनल अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट नहीं करते हैं। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।